1 नंबर की राशि आपके सर को दिखाती है, हेड एरिया। हेड इंजरीज जितनी होती है वो एरीज साइन में जब बैड प्लैनेट्स होते हैं उसकी वजह से होती है। वात का मतलब होता है वायु रोग। वायु जो है वो बुध पैदा करते हैं, राहु पैदा करते हैं, शनिदेव पैदा करते हैं। ये वात रोग पैदा करने में नंबर 1 प्लैनेट्स। कईयों के एक्ने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्ने आ रहे हैं। तो ये सब चीजें कौन दे रहा है? पित्त के प्लैनेट जब अनबैलेंस होंगे, मंगल, केतु, जुपिटर, तो बॉडी में। क्या नक्षत्र भी हमारे रोगों को दिखाता है और बॉडी पार्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है? मैं कहूंगी कि नक्षत्र ही ज्यादा इंटरलिंक है। मान लीजिए मंगल अश्विनी नक्षत्र में, घुटनों में प्रॉब्लम डेफिनेट आएगी। सोमवार यानी कि आज आपके ऊपर चंद्रमा का वार कैसा होने वाला है। जितने लोग आर्द्रा में होते हैं ना, इनका गला जल्दी चोक हो जाता है। हर चीज होने के बावजूद भी किसी चीज में वो खुशी नहीं जाहिर कर पाते उस चीज की। सूर्य का कोई तकलीफ है आपको, जैसे हार्ट डिजीज है या वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए ज्योति, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। एंड जब भी आपसे मिलते हैं, एक नई चीज़ जानने की एक जिज्ञासा हमें हमेशा एक एक्साइटेड और एक एनर्जेटिक बनाए रखती है। तो आज मैम जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत यूनिक है, लेकिन बहुत आजकल सुनने में बहुत आ रहा है कि आयुर्वेदा में कहा जाता है कि वात पित्त कफ, और ये हमारी ज्योतिष में जो हमारे नक्षत्र हैं या हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारी राशियां हैं, ये कैसे दिखाते हैं, ये कैसे इंटरलिंक्ड है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि हमारे हेल्थ, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, हमारी बीमारियां, क्या वो जेनेटिक आती हैं या फिर हमारे कर्मों से रिलेटेड है, हमारी राशियों में, हमारी जब हम कुंडली देखते हैं तो क्या इसमें ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार मेरे सभी ऑडियंस को। जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, सभी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जब मुझे कॉल्स आते हैं तो मुझे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस कितनी एलीट लेवल की है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही जो है क्यूरियस है कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो भी बात हम लोग करते हैं पॉडकास्ट में, कोई भी ऐसे वीडियो में डिस्कशन करते हैं, वो जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। इस पे हम ये नहीं कह सकते कि सबके साथ ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी एक जैसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन है किसी भी चीज़ के बारे में। मैं जो चीज़ कहती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ कि मैंने जो देखे वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। किसी और का एक्सपीरियंस और तरीके से हो सकता है। आपने बात की कि आयुर्वेदा और ज्योतिष, या फिर ज्योतिष और हमारी सेहत दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक कैसे है। बिल्कुल सही। तो मैं कहूँगी कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। अगर हम कहें कि ज्योतिष आयुर्वेदा के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा या आयुर्वेदा ज्योतिष के साथ नहीं जुड़ेगा, आप अपनी हेल्थ को कभी समझ नहीं सकते। अच्छा। जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो बहुत सारे लोग जब कुंडली देखते हैं या दिखाते हैं किसी को, तो वो ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये रोग की जड़ जो है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अच्छा। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले लोगों को मैं ये बता दूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि 2 तरह के रोग होते हैं ज्योति हमारे जीवन में हमें मिलते हैं। 2 तरह के, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लीजिए कि प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट यानी बाय बर्थ डिसऑर्डर। ओके। ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी का स्पेशल चाइल्ड होना, है ना, कि उसको मेंटली डिसऑर्डर कोई जन्म से ही है। किसी का कोई आँख में रोग होना जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसे रोग जो कि इलाज के बिना है लेकिन बाय बर्थ है। ठीक है, कुछ ऐसे रोग होते हैं, इसको हम जेनेटिक रोग भी कहते हैं। इन रोगों का इलाज करना सबसे मुश्किल है। ये तो वो रोग है जो आपको बाय बर्थ मिलने ही मिलने हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुंडली से भी ज़्यादा आपके ब्लड में आ रहे हैं, आपके जो जीन्स पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे माता पिता को बहुत स्किन एलर्जी रही है तो बच्चे को भी होगी। ओके। कोई अगर फैमिली में किसी को बहुत सारी जो है वो, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में पीसीओडी वाली में बात की थी कि अगर किसी की दादी नानी या परदादी को, किसी को पिछले 4-5 जनरेशन से हार्मोनल इशू आ रहे हैं तो आगे भी आएंगे। ये एक चेन सिस्टम है जो आपके पास आ रहा है। दूसरे तरह का रोग होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जो हमें दिखाई ना दे। दिखाई ना दे मतलब फिर रोग कैसे पता लगेगा? तो उसका मतलब ये है कि वो रोग जो आप पैदा होने के बाद खुद अपने कुंडली के योगास के अनुसार क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के चार्ट में अगर कोई बैड योगा है किसी भी तरह का, है ना,
चंद्रमा नीच का है, मान लो वो अष्टम राशि में है या अष्टम घर में है, सूर्य नीच का है या शुक्र नीच का है, तो अब ये प्लैनेट क्या करेंगे अपनी दशाओं में, आपको इन प्लैनेट से जुड़ी हुई क्या देंगे, रोग देंगे, बीमारियां देंगे। लेकिन देंगे क्या ये आपको पता नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आभास होगा कि ये हो सकता है। जैसे हम शुक्र के लिए बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल देखते हैं कि ये जेनिटल पार्ट्स को दिखाता है, आपके जो है हार्मोन्स को दिखाता है, आपके स्पर्म एंड एग्स को दिखाता है, यूट्रस को दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर बीमारी आएगी कहाँ? तो ये बीमारी वहाँ आएगी उस समय जहाँ आपने जनरेट करी है पिछले कई सालों से। तो अप्रत्यक्ष रोग वो हो गए जो आपने जनरेट करने हैं अपनी कुंडली के अनुसार, जो टाइम टू टाइम दशाओं के अनुसार आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी के चार्ट में मार्स केतु है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, और अगर ये कहीं पे मार्स 4, 8, 12 के ट्राइन में है, ठीक है, नीच का मंगल है, उधर से केतु भी कहीं ना कहीं नीच का है, तो ये जो ट्राइन कनेक्शन बनेगा इनका, तो अब ये जो है कहीं ना कहीं इस इंसान के जब केतु का या मंगल का समय आएगा तो इस पे चोट ज़रूर लगेगी, इसको सर्जरी होना निश्चित है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 तरह के रोग है, पहले तो उसको पहचानिए कि आपका रोग कहीं बाय बर्थ तो नहीं है। अगर बाय बर्थ है तो उसको रिवाइव करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन अगर वो आपको आफ्टर बर्थ कोई ऐसी कॉम्बिनेशन से मिला है तो उसका इलाज आप जल्दी कर लोगे। ओके, तो वो हम अपने प्लैनेट्स में देख के हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो मैम जैसे कि हमारी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, इसमें हम कैसे जान सकते हैं कौन सी राशि के अकॉर्डिंगली हमारे रोगों के लिए या कौन सी बॉडी पार्ट्स को हमें रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी 12 राशियाँ? बिल्कुल, उससे पहले मैं सभी को ये बता देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ वैदिक सिस्टम पे अपने, जो हमारे ऋषि पराशर ने दिया या हमारे जितने भी ऋषियों ने दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो पंचांग पे की गई है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस दिन उसकी तिथि देखी जाती है, नक्षत्र, वार, करण और योग देखा जाता है। ये 5 चीज़ें देखी जाती हैं जो उसके जीवन में 5 तत्वों को दिखाती है। अगर ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व अनबैलेंस है तो उसको हेल्थ इश्यू ज़रूर होगा, क्योंकि एक अगर अग्नि कम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, डिप्रेसिव जल्दी हो जाएगा। जल तत्व अगर कम है तो वो बंदा जो है वो रूड हो सकता है या फिर ओवर इमोशनल हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके से मैं कहूँगी कि जब भी आप रोग की पहचान करने जा रहे हो कि ये बाय बर्थ है या कैसे है, तो पंचांग उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर पंचांग में 5 में से कोई एक भी आपकी चीज़ें खराब हैं, कोई भी तत्व इधर उधर है, तो फिर वो चीज़ आपको ठीक करने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं परमानेंट सेटअप मिला होता है आपको, कि इतना ही पानी मिलेगा, इतना ही आपको अग्नि मिलेगी, इतनी वायु मिलेगी, इतना आकाश मिलेगा, इतनी ही पृथ्वी मिलेगी। अब जब किसी इंसान को फिक्स चीज़ें मिलती हैं, उस बाउंड्री से बाहर आना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर अनबैलेंस है तो उसकी शांति या पूजा करवाई जाती है, ठीक है? अब आगे आपने जैसे बोला कि हमारी कुंडली तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो कई टाइम से देख रही थी कि हमारी कुंडली को हम लोग 1, 2, 3 ऐसे 12 भावों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल कोई अगर बहुत पुराना ग्रंथ पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे, उसमें कहा गया कि कुंडली असल में ऐसे नहीं बनती थी। अच्छा। कुंडली असल में नक्षत्र बेस पर बनती थी कि आपका जन्म जो है वो किस नक्षत्र पे हुआ, वो नक्षत्र आपके लगन में लिखा जाता था। उसके अकॉर्डिंग 27 नक्षत्रों को 12 भावों में बांट दिया जाता था। फिर आपकी वो सारी चीज़ों का सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाता था कि ये समय पर ये होगा। बिकॉज अब टाइम टू टाइम चीज़ें फर्दर, जैसे मैंने बोला, रिफॉर्म होती रहती हैं, आगे डेवलप होती रहती हैं, तो 12 भावों में उसको आसानी से हम पढ़ पाते हैं, उसको हर कोई समझ पाता है, तो उसको वैसे समझा जा रहा है। तो 12 भावों को रोग के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले 12 भावों में आप इन 12 राशियों के बारे में अगर देखें तो इनमें भी एलिमेंट्स है, हर राशि किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुई है। बिल्कुल। जैसे 1, 4, 7 एंड 10 ये चर राशियां कहलाती हैं। चर इन द मूवेबल, कि जो हमेशा चलायमान रहती हैं। ये लोग हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, टिक के बैठने वाले में से नहीं होते। जैसे सेकंड पार्ट आता है राशियों में, मतलब 3 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, तत्वों पे अगर जाएंगे तो। जैसे मैंने बोला कि पहला पार्ट आता है 1, 4, 7
10 का, तो ये चर राशियाँ हो गई, हमेशा मूवमेंट में रहने वाली। दूसरा इसका पार्ट आता है 2, 5, 8 एंड 11। ये वो राशियाँ जो कि स्थिर राशियाँ हैं, यानी फिक्स हैं, इन्होंने इधर उधर नहीं हिलना। जब भी कोई रोग इनमें आ गया, इन राशियों में या इन बॉडी पार्ट में, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तीसरा पार्ट आता है 3, 6, 9 और 12 में। जब आप देखोगे कि ये ड्यूल साइन है, ड्यूल साइन की आधा इधर आधा इधर, ये जो हम इसको अगर कहें तो ये लोग 50-50 चलते हैं, स्थिर भी हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं, तो दोनों क्वालिटीज़ इनमें होती है। तो ये कभी भी अपना एरिया जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी कोई रोग इन राशियों से देखा जाता है तो वो इसी तरीके से देखा जाता है। जैसे 1, 4, 7, 10 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपको उस तरीके से रोक देगा, यानी कि आएगा और जल्दी चला जाएगा। तो अगर फिक्स राशियों में बैठा है तो आएगा तो फिर बैठ ही जाएगा, जाएगा नहीं वो, ठीक है। और तीसरे पार्ट में आएगा तो जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर इन बॉडी पार्ट्स से कैसे रिलेट करता है, तो 1 नंबर की राशि आपके सर को दिखाती है, हेड एरिया। तो हेड इंजरीज जितनी होती है वो एरीज साइन में जब बैड प्लैनेट्स होते हैं उसकी वजह से होती है। ओके। उसके बाद आप सेकंड राशि जो होती है 2 नंबर की, वो आपके ये नेक एरिया दिखाता है, वो उसके एरिया को पूरा नेक एरिया, आपके कान, ये सब चीज़ें 2 नंबर राशि से। 3 नंबर राशि में आपके शोल्डर, आपके हाथ, आपके पूरी आर्म्स जो है वो पूरा आपका 3 नंबर की राशि हो गई। 4 नंबर में ब्रेस्ट एरिया और आपका यहाँ तक लोअर में, जहाँ तक आपका जो है लिवर भी बीच में ही आ जाता है, आपका हार्ट भी यहीं पे आ जाता है। बहुत सारे लोग 5 नंबर से हार्ट जोड़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हार्ट 4 नंबर से ही शुरू होता है। दिल तो यहाँ चेस्ट में ही होता है ना, नीचे तो नहीं होता। तो 5 नंबर राशि आपकी शुरू होती है, वो आपका नेवल से जस्ट ऊपर 3-4 इंच से शुरू होकर वो नेवल के जस्ट 3-4 नीचे तक ये 5 नंबर राशि आपकी कवर होती है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग 4 नंबर राशि को बस अपना लिवर, स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, ये सब चीज़ें आपकी 4 नंबर में ही आ जाएंगी, ऊपर जो अपर एब्डोमेन में होती है जी। लोअर एब्डोमेन यानी कि सेंटर एब्डोमेन 5 नंबर राशि, जिसमें कि आपका ऑल जो इंटेस्टाइन है, एवरीथिंग यहाँ से भी आती है। और 5 नंबर के बाद 6 नंबर में इंटेस्टाइन बहुत बड़ा एरिया है हमारा, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर इनके साथ और जो कितने छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ये सब 5 और 6 नंबर के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन। अब आपका हिप एरिया जो आता है वो आपका 7 नंबर, यानी कि आपका जहाँ पे आपके यूट्रस होता है, आपकी हर्नियाँ होती हैं, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है अपना नेवल से जस्ट नीचे 4-5 इंच का एरिया जो होता है वो आपका 7 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर के एरिया आपका होता है जो आप डिस्कार्ड करते हो जिस एरिया से अपनी, वो बाहर का एरिया जो होता है, जैसे कि हम यूरिन पास करते हैं या फिर हम स्टूल पास करते हैं, वो सारा एरिया 8 नंबर राशि से जोड़ा जाता है। तो डिस्कार्ड यानी कि बाहर वाला जो एरिया हमारा, इंटरनल 7 नंबर से, ठीक है, जेनाइटल पार्ट्स, एक्सटर्नल हम 8 नंबर से लेंगे। 9 नंबर थाइज एरिया हमारा पूरा, और 10 नंबर हमारे जो होते हैं वो नीज यानी घुटने। 11 नंबर हमारी पिंडलियाँ, जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, काफ लाइन बोलते हैं अपनी, और 12 नंबर हमारे जो है वो पैर हो जाते हैं। तो अब ये सीधा सीधा हम लोग देख सकते हैं कि आपके अब ये राशियाँ, मान लो कि किसी की कुंडली में 1 नंबर अष्टम घर में है, ठीक है, अष्टम घर में है, यानी कि 8th हाउस में है। क्योंकि जब आप चार्ट बनाओगे तो सबका तो 1 नंबर से चार्ट नहीं शुरू होगा ना, किसी का 4 से शुरू हुआ, किसी का 6 से, किसी की कालपुरुष कुंडली भी हो सकती है। तो आपके चार्ट में अगर आपको दिमाग से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आपको 1 नंबर ही देखना पड़ेगा। आपका 1 नंबर आपकी कुंडली के किस भाव में आ रहा है, क्योंकि वो भाव उसके लिए कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, तो वो आपकी जो है पूरी मेंटल पीस के साथ जुड़ गया। तो आपके दिमाग में, या किसी के भी बच्चा, जब कोई स्पेशल चाइल्ड होता है, कोई भी उसको दिक्कत आ रही है चीज़ की, तो उसको 1 नंबर देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर सोचे ना तो हमारा सारा कुछ जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहीं ब्रेन में मैसेज देता है, तो सारा हमारे जो सेंसेस है वो जाग जाती हैं, है ना, यहीं से सारी कमांड जाती है।
तो जब भी ऐसा कुछ कि कोई इंसान समझ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, 1 नंबर की राशि को देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर में, जैसे मैंने बोला, वाणी के लिए आपकी ज़ुबान कैसी है, आप बोलते कैसे हो, आप एक्सप्रेसिव कैसे हो, फेस वैल्यू आपकी कैसी है, तो ये सब चीज़ें हम सीधा सीधा अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और क्योंकि बेसिक सबको पता है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किस राशि में अच्छा होता है, ये सब अवेलेबल है गूगल पे, इस पे इतनी सिर खपाई किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, वो डाउनलोड कर सकते हैं कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है। तो सीधा सा मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप लोग देख सकते हो कि आपके किस बॉडी पार्ट में इस समय प्रेजेंट में दिक्कत आ रही है, तो वो आपके अगर उस पार्ट में बाय बर्थ डिसऑर्डर है तो उसको हम प्रत्यक्ष रोग कहेंगे कि उसको ठीक करना आपके लिए कहाँ से ठीक है। जैसे पोलियो हो गया किसी को, है ना, तो वो बाय बर्थ हो गया, तो बाय बर्थ के बाद ही वो शुरू होती है ना प्रॉब्लम जैसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीन से ही प्रॉब्लम जुड़ी हुई होती है कि जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो मैम ये जो हमने अभी 12 भाव 12 राशियों की बात करी, तो ऐसे ही क्या 9 प्लैनेट्स भी हमारे अलग अलग बीमारियों को रिफ्लेक्ट करते हैं? जैसे हम लोग आयुर्वेदा में देखते हैं कि 3 तरह के जो सिम्टम्स, 3 तरह के जो चीज़ें चेक करी जाती हैं, जिसमें हम बोलते हैं पहला वात, फिर पित्त, फिर कफ। हम लोगों की बॉडी में भी आयुर्वेदा के अनुसार 3 तरह के एलिमेंट्स के अनबैलेंस होने से अप्रत्यक्ष रोग आते हैं, यानी कि आप खुद क्रिएट करते हो। वात आप खुद पैदा कर लेते हो, ठीक है, पित्त आप खुद पैदा करते हो, और कफ आप खुद पैदा करते हो। ये आपकी बॉडी में जब आप पैदा होते हो सब बैलेंस ही आता है। आप अब आके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अपना डाइट को जब उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो या कोई भी अपना लाइफस्टाइल गलत चूज़ कर लेते हो, तो ये सारी अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके वात, पित्त और कफ से जुड़े हुए हैं। ये ज्योतिष सब्जेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं चाहूँगी इस पे हम दूसरा पार्ट भी लेकर आए, अगर लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग दवाइयाँ खा के, है ना, लाइफस्टाइल को कितना ही चेंज करेंगे। अगर हम एक बुजुर्ग की बात करें, उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोले, वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को ये समझाएं कि आपके लिए ये चीज़ इस तत्व की खराब है, आप इसको छोड़िए, तो वो शायद जल्दी ठीक हो सकता है। तो हमें अपने एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा जो आपके पंचांग बताते हैं और आपके प्लैनेट्स बताते हैं। तो आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करिए। हम सारा जोर जो है आज के समय में वास्तु में सिर्फ घर में बैलेंस करने में लगा रखा है। अपनी बॉडी को पहले बैलेंस करिए, तो देन वो चीज़ें आपको जल्दी ठीक होती मिलेंगी। तो वात की अगर बात करेंगे तो वात का मतलब क्या होता है? वात का मतलब होता है वायु रोग। वायु जो है वो हमारे जो ड्यूल साइन है वो पैदा करती हैं। वायु जो है वो बुध पैदा करते हैं, राहु पैदा करते हैं, और साथ के साथ हमारे शनिदेव पैदा करते हैं। ये वात रोग पैदा करने में नंबर 1 प्लैनेट्स है। जब भी आपके किसी भी राशि में ये प्लैनेट बैठे होंगे और जब ये दशाएं चलेंगी तो आपको वात रोग हो जाएंगे, यानी कि आपके ऑर्गन्स में, उस बॉडी पार्ट में दर्द शुरू हो जाएंगे। आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो शनि से साथ ही जोड़े जाते हैं कि जो पेन्स देता है वो शनि की वजह से होती है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वात जो है वो सीधा सीधा इन प्लैनेट से जुड़ता है, और स्पेशली जब शनि की दशाएं, राहु की दशाएं, या फिर आप कहेंगे कि बुध की दशाएं जब स्टार्ट होती है, तो आपकी बॉडी में ऐसे गैस और जो भी आपको फील होती है, बहुत एसिड तो मैं नहीं कहूँगी, गैसेस की जितनी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहेंगे, एक, अगर आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जो हम अपने खाया पिया जो हम एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं अपनी बॉडी से, वो भी इन्हीं तत्वों की वजह से ही निकालते हैं। अच्छा जी, जब ये अनबैलेंस होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा। वो आपको, आपकी वायु टिक गई अंदर, इसी वायु के फ्लो से ही आपके इंटेस्टाइन में जो बबल्स बनते हैं, जिसको हम IBS की बीमारी भी कह देते हैं, या जब हो जाती है तो ये इन्हीं बबल्स के डिस्टर्बेंस से होती है। तो ये वायु जब तक आपके इंटेस्टाइन में, जो कि इतनी लंबी है, कई मीटर्स लंबी है, तो जब उनमें नहीं घूम पाती तो आपको कहीं क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी जी। तो आपका जो डिस्कार्ड करने का एरिया है वो सारा कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ जा ही नहीं रही हवा। या जैसे इसको ये समझ लो कि एक पाइपलाइन में हवा से ही सब चीज़ें आपकी बॉडी में चल रही हैं। तो आप सोच के देखिए कि शनि जैसे प्लैनेट भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर ये अनबैलेंस हुए तो आप
बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अंदर ही रोक के बैठ जाओगे। बिल्कुल सही। तो बाहर निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी देखो, हम सारा दिन खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, इसमें अगर कोई फ्लो होगा किसी चीज़ का तभी तो वो बाहर आएगी ना। ऐसे कोई अंदर मशीन तो लगी नहीं है कि किसी चीज़ को हम बाहर निकाल दें, राइट। दूसरी चीज़, जैसे हम बोलते हैं पित्त, तो पित्त प्रकृति के 3 मेजर प्लैनेट्स हैं। एक तो हमारे मंगल, केतु, और मैं गुरु को भी पित्त प्रकृति में ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब किसी का एसिड बहुत बढ़ता है बॉडी में, या फिर बीपी बहुत हाई होता है, कई लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे कि बहुत लाल रहते हैं, ठीक है, खून की कमी है फिर भी चेहरा लाल है, ठीक है। फिर आप देखोगे कईयों के एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी पे एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, बिना मतलब से उनका लाइफस्टाइल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्ने आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कौन दे रहा है? ये आपको ये 3 प्लैनेट देंगे। ये आपकी बॉडी में हीट जो है जो आपके बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 एलिमेंट्स आपके पंचांग से मिलते हैं, यही एलिमेंट्स हमें ये जो हमारे प्लैनेट्स है वो देते हैं, है ना। तो पित्त के प्लैनेट जब अनबैलेंस होंगे, मंगल, केतु, जुपिटर जैसे जब खराब होंगे, तो बॉडी में एसिड बनेगा। जो आपने खाया पिया है उसमें से जो चीज़ें फिल्टर होनी है, सेपरेट होनी है, जिसके थ्रू आपका ब्लड बनना है, प्रोटीन बनना है, आपकी जो चीज़ें वेस्ट होके आगे निकलनी, वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आपकी जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोकनी शुरू करेंगी। ओके। तीसरा पार्ट हमारा आता है कफ का। कफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि आपको भी बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा, तो अभी तो ठीक लग रहे हो। तो जैसे मैंने आपको भी उस समय एडवाइस किया था कि हम लोग कह देते हैं कि ठंडी चीज़ों से कफ होती है, वो ठीक है, 1% वो चीज़ ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा, उनके अनबैलेंस होने से आपके जो ये कफ प्रवृत्ति है जो बढ़ती है। अच्छा। शनि तो उसमें बढ़ाते हैं, शनि तो उसको रोकते हैं। जो कफ जम जाती है यहाँ पे, वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो शनि और चंद्रमा, कफ नहीं निकल पा रही, सांस नहीं ले पा रहे, ब्लॉकेज फील हो रही है, शनि और चंद्रमा। ये जो ब्रीदिंग सिस्टम पूरा है, ये जुपिटर का है, जो हमें सांस दे रहा है, प्राण वायु दे रहा है, जो जिंदा रखे हुए हैं, ये तो गुरु है, ये तो ठीक है। लेकिन उस गुरु की सांस को रोकने वाले शनि है, उस गुरु की सांस को चलाने वाले जो है वो चंद्रमा और शुक्र है। जब ये सारे प्लैनेट्स कहीं पे डिस्टर्ब होते हैं, कफ बढ़ जाता है। तो चंद्रमा यानी कि पानी और शुक्र भी पानी, तो ये दोनों चीज़ें फूड को दिखाती है। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो ये ऐसा इंसान ज़रा सा भी ठंडा ले लेगा, ज़रा सा भी सर्द गर्म हो गया, यानी कि ठंड से उठे गर्मी में चले गए, गर्मी से उठे ठंड में चले गए, ज़रा सा भी मौसम चेंज हुआ, ये कैप्चर हो जाएंगे, ये कैप्चर हो जाए, जल्दी बीमार हो जाए। तो प्रोन टू कफ है। तो हर प्लैनेट से आप प्रोन टू डिजीज देख सकते हैं कि ये बंदे को किस बीमारी का सबसे पहले पंगा खड़ा होगा। तो वो उस चीज़ को हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। इसी समय पर हमारी चीज़ें काम आती हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चा जब होता है तो उसको ना चंद्रमा पहनाया जाता है, मोती पहनाया जाता है। मैंने ज़्यादातर कल्चर्स में देखा है कि वाइट थ्रेड या चेन तो इवन चांदी की पहनी ही होती है। चंद्रमा हमारे पंजाबी और हिंदू कम्युनिटी में तो बहुत ही देखा है मैंने कि वो तो पहनते ही हैं चेन। उसका रीज़न यही होता है कि जो आपके अर्ली 12 साल होते हैं ना, उसको बालारिष्ट योग होता है। वो योग जो है बच्चे की जो हेल्थ के लिए बहुत खतरा होता है उस योग में। 12 साल तक उसकी जान पे बन सकती है, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। अब हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सोचा कि जो आम लोग हैं, हर कोई नहीं जाता ना पत्री दिखाने, हर कोई नहीं देख रहा अपना पंचांग, तो एक रूल ये बना उस समय सबके लिए, ये चीज़ बना दी और ये चलनी शुरू हो गई, या कह लो कि ये चीज़ एक परफॉर्म करवानी शुरू कर दी कि आप छोटे बच्चे को एटलीस्ट 12 साल तक उसको चेन डाल के रखो, या फिर आप उसको चंद्रमा डाल के रखो, क्योंकि वो मंगल, केतु और शनि कहीं पे उसके चार्ट में बच्चे के खराब हुए तो वो उसकी अर्ली एज में कोई बहुत बड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट, वो सिर्फ इतना चीज़ करने से टल जाता था। अच्छा। तो हमें क्या लगता है कि चंद्रमा पहना दो, बच्चा बहुत ज़िद्दी है। तो बच्चा ज़िद्दी इसलिए होता है क्योंकि बाय बर्थ उसके योग कुछ ऐसे होंगे कि वो ज़िद्दी होगा, लेकिन वो करने से उसका वो कटना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये हमारे 9 ही प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स ही हमारे हर एलिमेंट को जो है वो डिसाइड करते हैं। और जब आप अपनी बॉडी में देखते हो कि इनमें से कोई भी चीज़ आपको कफ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ठंड ज़्यादा लग रही है, तो शुक्र चंद्रमा को देखिए, ठीक है। एसिड बहुत हो रहा है तो गर्म प्लैनेट जो हमारे महाराज है मंगल है, केतु है, और जैसे मैंने जुपिटर बोला, बहुत सारे लोग सूर्य को भी लेते हैं, सूर्य को भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी मोस्ट हीटेड प्लैनेट जो है वो है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं।
तो मैम जैसे कि हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना, हमने राशियों के बारे में जाना कि कैसे वो हमारी बॉडी पार्ट्स और आने वाले रोगों को दिखाता है, तो क्या नक्षत्र भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है? क्या नक्षत्र भी हमारे रोगों को दिखाता है और बॉडी पार्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है? जैसे आपने बोला कि नक्षत्र जो है वो क्या इंटरलिंक है, मैं कहूँगी कि नक्षत्र ही ज़्यादा इंटरलिंक है। अच्छा। हम लोग अगर ज्योतिष में हैं और जो लोग बहुत डीप जानते हैं वो जानते हैं कि जो राशि होती है, जो भाव होता है किसी कुंडली का, वो उसका घर होता है। एक घर मान लीजिए उसको, ठीक है, एरिया मान लीजिए, ज़मीन मान लीजिए, एक घर है, उसमें बिल्डिंग जो है वो राशि की होती है। बिल्डिंग बना दी उस एरिया में, बिल्डिंग जो है वो आपकी है, ठीक है, दो चीज़। अब उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उसमें प्लैनेट आ गए, उन लोगों का स्वभाव कैसा है वो नक्षत्र बताते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको तह तक जाना है बीमारी की अपने जीवन की, तो आपको नक्षत्र तो देखना ही पड़ेगा। ओके। ये एक लास्ट स्टेज है किसी भी चीज़ की, एक डीप इनसाइट देता है डीप ये। इनसाइट है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष एक लेयर पे काम नहीं करता। ज्योतिष की प्रेडिक्शन क्यों हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष 4 से 5 लेयर्स में जाकर आपको एक प्लैनेट के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। उसमें भी आप समझ कितना पाते हो वो चीज़ है। तो लोग क्या कहते हैं कि बस डेट ऑफ बर्थ देख लो और बात कर दो, हमें बता दो किसी तरीके से। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर एक प्लैनेट एक राशि में जब बैठता है, एक भाव में बैठेगा, पहले कालपुरुष है उसकी प्रेडिक्शन, फिर राशि में उसकी प्रेडिक्शन, फिर वो नक्षत्र में उसकी प्रेडिक्शन, तो ये कितने लेवल तक एक ही प्लैनेट की प्रेडिक्शन जा रही है। ऐसे ही जब हम रोग को देख रहे हैं, जैसे हम लोग राशियों को देख रहे हैं कि एक नंबर की राशि जो है वो सर को दिखाती है, ऐसे ही जो आपके नक्षत्र 27 जो है हमारे, वो भी हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट में डीपली जुड़े हुए हैं। और हम सीधा सीधा नक्षत्र पे जाकर ये देख सकते हैं कि इस बॉडी पार्ट में वो नक्षत्र रोग डेफिनेट देगा जब वो दशाओं में आएगा। अब वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जेनेटिक भी हो सकता है और बाय जो आपका नेचर आपने क्रिएट किए हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र जो है वो घुटनों के साथ जुड़ा हुआ है आपके चार्ट में। अच्छा। आपका कोई भी प्लैनेट अगर मान लीजिए मंगल अश्विनी नक्षत्र में है ना, तो अश्विनी नक्षत्र ये बता रहा है कि जब भी मंगल की दशा आएगी आपके घुटनों में प्रॉब्लम डेफिनेट आएगी। तो ये सीधा सीधा चोट लग सकती है। आप राशि से देखिए, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप और डीप इनसाइट चाहते हो तो वो आपको यही बताता है। जैसे कहा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी के रोग शुरू होता है, अगर मान लीजिए बुखार चढ़ा है किसी को अश्विनी नक्षत्र में, तो वो या तो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, या 9 दिन लेगा, या वो 25 दिन लेगा। अच्छा। तो ये 25 दिन तक वो बुखार खींच सकता है। तो तो ऐसा हमारे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर नक्षत्र का एक अपना, जैसे मैंने बोला, एलिमेंट है, अपना स्वभाव है, उसकी अपना एक एरिया है काम करने का। तो जब वो आप देखोगे कि कोई भी नक्षत्र एक जैसा काम नहीं करता, हर एक दूसरे, जैसे हम लोग कहते हैं कि केतु के ही 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूला। तीनों ही केतु के नक्षत्र अलग अलग रोग देंगे। है तो केतु, तो आप अपने चार्ट में सिर्फ केतु को देखते रहोगे, लेकिन केतु एक्चुअली आपकी बॉडी में इंटरनली कहाँ पे काम कर रहे हैं वो केतु के नक्षत्र ही बताएंगे, ठीक है। तो रोग की जहाँ तक बात आती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब पंचांग देखेंगे तो सबसे पहले अपना नक्षत्र देखिए, ठीक है, उसके बाद अपनी तिथि देखिए, आप उसके बाद अपना जो है डे देखिए कि वार कौन सा है आपका, ठीक है। वैसे वार किसको कहते हैं? अटैक को बोलते हैं जी। असल में एक्चुअल वजह यही है कि हम लोग बोलते हैं सोमवार। सोमवार यानी कि आज आपके ऊपर चंद्रमा का वार कैसा होने वाला है, अटैक कैसा होने वाला है। ओह। एक्चुअली इसका मतलब ये है, मंगलवार को हम बड़े खुश होते हैं, जाके हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं, और मंगलवार ही किसी का एक्सीडेंट होता है, मंगलवार ही किसी को चोट लगती है, राइट। तो आपके चार्ट में अगर मंगल देव जो है वो अप्रसन्न है, तो मंगलवार को मंगलवार तो होगा। तो वार का जो सीधा सा मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है कि आपके ऊपर वो हावी होगा वो प्लैनेट उस दिन। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डे लॉर्ड या तिथि लॉर्ड की आप फास्टिंग करिए अपने जीवन में। उस दिन आप सात्विक रहिए, अपने आप को सहज रखिए, कोई ऊट पटांग के कामों में इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर देता है।
तो नक्षत्रास का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत सारे जो है वो एरियाज जो है वो बताता है। तो मैम किस नक्षत्र में किस तरीके के रोग होते हैं, तो हम इससे कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि हम इसको सेकंड पार्ट में ज़रूर लेकर आएंगे, बिकॉज कि ना ये इतना बड़ा मेरे लिए चैलेंज है कि मेरे को एक्सप्लेन करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि मैं क्या चीज़ दूं और क्या ना दूं। इसके लिए बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 घंटे का नहीं बना सकते हम ये, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन है ना, हर चीज़ की बोलने की, एक्सप्लेन करने की। बट जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र के लिए कहा जाता है कि जितने कफ रोग होते हैं, जितने लोग आर्द्रा में होते हैं ना, इनका गला जल्दी चोक हो जाता है। जैसे ये लोग रोते बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में रोते हैं, हर चीज़ में रो के इन्होंने चीज़ वो लेनी है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरे को हर चीज़ होने के बावजूद भी किसी चीज़ में वो खुशी नहीं जाहिर कर पाते उस चीज़ की। तो कफ रोग जो है वो इससे हो जाता है। जैसे पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं इनको बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। अच्छा। इनकी जो अर्ली, अगर 10-12 साल की एज देखोगे पुष्य नक्षत्र वालों की, जिनमें जो भी लोग पैदा हुए उनको अर्ली एज में बुखार, अचानक से कोई बीमारी आएगी, अचानक से आएगी, और कोई ना कोई इनको जोड़ का दर्द पैदाइशी रहे, कोई ना कोई स्किन डिजीज़ शुरू से रहेगी। तो ये अर्ली एज की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चंद्रमा से तो ठीक कर सकते हो, जैसे हम पहनते हैं चंद्रमा, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक चल रही तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। तो मैम जो ये त्रिक भाव आते हैं हमारे कुंडली के, तो इसमें जो राशियां होती हैं, तो ये क्या हमें कोई स्पेसिफिक बीमारियां भी देती हैं? जी, जैसे हम लोग ने पिछली बार एक पॉडकास्ट किया था कि षड रिपु के ऊपर, है ना? बिल्कुल सही। तो मैंने आपसे बोला था कि आपके जीवन की बीमारी की शुरुआत वो छठे घर से होती है, ठीक है। छठा घर आपकी बीमारी को इनिशिएट करता है सबसे पहले, उसके बाद वो बढ़ती है 7वें घर से, और उससे भी ज़्यादा बढ़ती है वो 8वें घर में, और एंड होता है जाके 12वें घर में। जब किसी इंसान को, जब हम त्रिक भावों की बात करते हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में त्रिक भावों का बहुत बड़ा रोल है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम रोग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले 6, 8 और 12 को ही देखते हैं। अगर उस समय उन किसी भी इंसान के नेटल चार्ट में या फिर गोचर में कोई भी ऐसा मैलेफिक प्लैनेट गुजर रहा है, तो वो इस इंसान को, या तो वो रोग छठे घर में है तो रोग शुरू करवा देगा, 7वें में है तो वो उसमें उसको तंग करेगा, अब वो कर रहा होगा, लेकिन 8वें में वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। तो रोग के लिए ये जो 6, 8, 12 का जो बताया गया है, ये तीनों त्रिक भाव जो बताए गए हैं, ये रोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि छठे घर में उनकी जो राशि है, 8वें घर में जो राशि है, 12वें घर में जो राशि है, इवन अगर मैं कहूँ तो इनमें जो प्लैनेट बैठे हैं, आप उनको और उनके नक्षत्रों को देखिए, आपके उस बॉडी पार्ट में इनकी दशाओं में आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो इनका इलाज हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनेटिक है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैम जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में आपने बताया था कि एक डायरेक्ट रोग होता है जो हमारा जेनेटिक होता है, और एक इनडायरेक्ट होता है जो हम क्रिएट करते हैं। तो हम अपनी कुंडली को देख के, हम अपनी राशियों को देख के, भावों को देख के किन को हम ठीक कर सकते हैं बेसिकली? अगर एक्चुअली बात की जाए तो जो हमारे जीन्स में जो रोग आते हैं उनको ठीक करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो हमारे लाइफस्टाइल से, जैसे कि अगर आपके चार्ट में मान लीजिए मार्स केतु है, और मैं आपसे ये बोलूँ कि आप बाइक मत चलाइए, या फिर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो ध्यान से चलाइए, आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जब दशा आएगी। तो ज्योतिष का फ़ायदा क्या है? ज्योतिष का फ़ायदा ये नहीं है कि आपको हम किसी चीज़ से जो है वो बचा ही लेंगे 100%, लेकिन अवेयर ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग उस बंदे को ये तो ज़रूर बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके साथ ये मिस हैपनिंग हो सकती है, तो आप उसको रोक सकते हो, ठीक है? थोड़ा केयरफुल हो सकते हैं। हम उसको एक सोच, हो सकता है कि वो सीधा कहीं पे जा रहा है तो हम उसका रोड चेंज करा दें कि इधर से जाइए, स्लो जाइए, स्पीड इतनी स्पीड पे जाइए, ठीक है? ये आप अपने साथ सेफ्टी मेजर्स लेकर जाइए, तो वो
नेचुरल है वो चीज़ बचेगी, है ना, उसकी ज्योतिष इतना है। उसकी इंटेंसिटी 100 ना होके 10% पे यस बिल्कुल, तो चोट तो लगेगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो आप लिख के आए हो, प्रारब्ध है आपका, जो आपके संचित कर्म है, वो तो होगा ही जी। तो इसलिए जब रोग ठीक करने की बात आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ पे हर प्लैनेट का जो आपका मंत्र की जो संख्या बताई गई है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वो जितनी संख्या बताई गई है इस समय पर वो संख्या काम नहीं करेगी। इस समय आपको उसका 4 हिस्सा, 4 गुना पार्ट जो है वो आपको चैंट करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। अच्छा। उसकी शांति करानी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ रिलीव होगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के 7000 जाप होते हैं नेचुरल, कि हम कहते हैं कि सूर्य का कोई तकलीफ है आपको, जैसे हार्ट डिजीज़ है या पेट से जुड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है या लिवर में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऐसा, तो 7000 जाप आप सूर्य का करके शांत कर दे, नहीं होगा, क्योंकि आपको 28000 जाप करने पड़ेंगे। 7 चौक 28 जाप करके उसका दशांश यानी 10th पार्ट उसका जो है वो आपको हवन में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका 10th पार्ट जो है आपको ब्राह्मणों को भोजन या दान करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि किस लेवल तक चीज़ें जाती हैं। हम लोग तो एक बार पूजा करा के हम लोग तो पूरी ज़िंदगी एहसान झाड़ते रहते हैं कि हमने तो पूजा कराई थी, हमने तो पूजा कराई थी। लेकिन आप सोच के देखिए ना, सैटर्न राहु, मून राहु, सन केतु, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आप लेकर पैदा हुए हैं, तो आपका एक बार करने से आपका पार पड़ जाएगा? नेवर एवर। यही वो रोग है जो आपकी चंद्रमा होता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, सूर्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका असेंडेंट का लॉर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन तीनों को आप अगर देख रहे हो अफ्लिक्शन में है, एक बार की हुई पूजा काम नहीं करेगी। ये वो दिखाता है कि आपको अब कंटिन्यूस पर ईयर जब तक हो जब तक करते रहो। ये वो पाप है जो आपको बार बार जो है वो धोना पड़ेगा। ये वो हमारा कुछ कर्सेज है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, या फिर मैं कहूँ इसी की वजह से फिर हमारा फाइनेंशियल जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो भी हिल जाता है, राइट। कोई इंसान कमा ही नहीं पा रहा, रोगी हो गया तो क्या कमाएगा, है ना, तो उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई एक तरह से। तो होता भी है कि जो कमाता है वो सारा तो उसके परेशानियों में उसके तो हम 4 तरह से रेमेडी करते हैं। एक तो हम हो गया कि वैदिक रेमेडी यही है जो हमें जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त कराता है। जैसे मैंने बोला 4 गुना आप उसका पाठ करवा के फिर उसका दशांश करके, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। दूसरा होता है जल प्रवाहित। अगर आप किसी भी तरीके से अभी इंस्टेंट बहुत ज़्यादा रोग है तो आप उस चीज़ को जो है वो प्रवाहित कर सकते हो, ठीक है। उसकी प्रवाहित करना भी आपको रेगुलर पड़ेगा, वीकली प्रवाहित करना पड़ेगा या फ्रिक्वेंटली मंथली प्रवाहित करना पड़ेगा, तब आपको रोग कम होगा। अच्छा। तीसरा तरीका होता है जिसको हम थोड़ा तामसिक में ले लेते हैं कि आपको उसकी चीज़ें जला दीजिए, थोड़ी बहुत आधा चम्मच लेकर जलाना शुरू कर दीजिए। जैसे शनि यानी वात रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, काली दाल मत खाइए। आयुर्वेदा में सबसे पहले वात की चीज़ें मना की जाती हैं कि फूल वाली चीज़ें नहीं खानी, ब्लैक चीज़ें नहीं खानी आपको, ठीक है, दाल जिसमें वायवादी वात वाली चीज़ें नहीं खानी, है ना, अरबी नहीं खानी, ये सब चीज़ें हम मना करते हैं। तो अगर हम प्लैनेटरी कहेंगे तो हम कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि डेली जो है थोड़ा सा आधा चम्मच उड़द की दाल लेकर जलाना शुरू करिए। ये एक वो पार्ट है कि आपकी एनर्जी को वो कम करेगा, लेकिन ये कुछ समय तक करना है, रेगुलर नहीं करना होता है, ठीक है। चौथी तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको पालना कर लेनी चाहिए। पालना यानी कि आपको उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी जो है कफ प्रवृत्ति वाली है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको कुछ ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, खाना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको वो चीज़ों से रिलेटेड कभी रोग ना आए। अब अगर वही प्लैनेट का आप एंटी जाए जा रहे हैं, वो तो चाह रहा है कि आप बीमार हो, वो तो आपकी कुंडली में लेकर बैठा है कि आप बीमार हो जाएं, लेकिन आप क्यों ऐसा हरकत कर रहे हो, है ना। एक और तरीके से आप कर सकते हो, आप चाहें तो हम अपने जीवन में जैसे कि मैंने देखा कि स्टोन्स पहन लेते हैं हेल्थ इशू के लिए, बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगी स्टोन पहनने से पहले 1000 बार सोचिए, अच्छे से उस पर ऑब्जर्व करिए, फिर स्टोन पहनिए। स्टोन पहनना है तो आप सेमी प्रीशियस पहनिए, आप डायरेक्ट कोई महंगा स्टोन मत पहनिए। सेमी प्रीशियस यानी कि जैसे कि हम लोग आजकल ब्रेसलेट देखते हैं, या फिर एमेथिस्ट है, टर्मलाइन है, या फिर आप देखते हो कि बहुत सारे ग्रीन एवेंचर है, लेकिन आप यदा कदा कुछ भी मत पहनिए।
तो आपके जाने अनजाने में पहनी हुई चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके शोल्डर्स को फ्रीज कर सकती हैं, आपको स्किन डिजीज़ दे सकती हैं, आपको जो चलने फिरने से जो है वो कर देंगी, बिल्कुल स्टॉप लगा देंगी आपके जीवन में। ओके, तो इट मीन्स न्यूट्रलाइज्ड क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं। यस, तो हमें एकदम से बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कोई चीज़ की रेमेडी कर रहे हो तो ऑब्जर्व करिए, एटलीस्ट किसी ने भी दी हो, चाहे मैंने दी है चाहे किसी ने भी, 1.5 महीना तक 43 डेज तक उसको ऑब्जर्व करिए कि वो कैसा काम कर रही है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ इशू में सुधार आ रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, उतने दिन करिए, फिर बंद कर दीजिए, हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी रोग का हल सिर्फ उपाय से नहीं हो सकता है। मैंने जैसे बोला, ये हेल्पिंग साइंस है हमारी, ये हमारी एक पैरेलल चलने वाली हमारी एक वो दीवार है जो आपके तक बीमारी को अब नहीं आने देगी अगर आप इसको फॉलो करते हो, और जितनी है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी जी। लेकिन ये ठीक नहीं करेगी, आपकी बीमारी और आपके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर देगी अगर आप इसको सही तरीके से करते हो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सिर्फ उपाय से ठीक हो जाएगा, नहीं। आप नेचुरोपैथ, आप आयुर्वेदा, आप होम्योपैथिक, आपको कैसी मेडिसिन्स लगेंगी, वो बहुत सारी चीज़ें जो हम अगले पॉडकास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको मेडिसिन्स कैसी खानी चाहिए, किस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ें खानी चाहिए। और क्योंकि सारा कुछ जुड़ा तो दूसरे भाव से हुआ है, 2 नंबर राशि से, तो जैसा आप खाओगे 8 नंबर राशि जो स्टूल पास करने की जगह है, तो वो वहाँ से वैसा ही डिस्कार्ड करोगे। नेचुरल है। तो मैं ये मानती हूँ कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर उसका फूड साइकिल रिकवर हो जाए, उसका जब खाने का स्टाइल चेंज होता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती, चाहे पैसा हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, एवरीथिंग जो है वो स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आज इतना वंडरफुल सेशन रहा, इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, एंड ज़रूर हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि आपका ये कोर्स भी आने वाला है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जी। तो उससे रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, जैसे कि हर बारी लोग वैसे तो कांटेक्ट हर बारी बहुत सारे लोग करते हैं, और ये मेरा ये मकसद ये बनाने का था कि बेसिक जानकारी भी नहीं है लोगों के पास कि रोग क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। अगर इस पॉडकास्ट के बाद अगर वो 10% भी समझ पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं, तो उनको कम से कम और कुछ नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो हमारे लिए वेल्थ है वो हमारी हेल्थ है। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप ही आप एंजॉय करोगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि लोग सीखें, एटलीस्ट इतना तो ज़रूर सीखें कि अपनी और अपने परिवार की जो सेहत है उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उसको वो ठीक कर पाएँ, तो ताकि हम आने वाले समय में अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ। तो हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।